नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और जनता टीवी पर इस समय क्योंकि हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बातों का जिक्र होगा। दरअसल हिमाचल में कांग्रेस की सुक्खू सरकार है और सुक्खू सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में तीसरा बजट जो है वो मुख्यमंत्री सुक्खू जो है वो सदन में रखने वाले हैं और इसको लेकर और कई तरह के प्रहार हल्ला बोल जैसी परिस्थितियां जो है वो विपक्ष की तरफ से खड़ी की जा रही हैं, कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सरकार भी दावा कर रही है कि बेहतरीन कार्यकाल रहा है और विधानसभा के अंदर ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया हो, बल्कि जो भी चर्चा मांगी जाती है उसका भी पूरी तरह से जवाब जो है वो यहाँ पर दिया जाता है और हामी हर चर्चा के लिए जो है वो सरकार की तरफ से भरी जाती है। लेकिन क्या इस पूरे बजट सत्र के दौरान जो है वो चलना है और इसको लेकर खास तौर पर जो विपक्ष है किस तरह से हमलावर रहा है और क्या राज्य सरकार के भीतर जो अभी तक की उपलब्धियां कही जा रही हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सरकार में इस समय हिमाचल के वरिष्ठ मंत्री के रूप में काम कर रहे बागवानी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। ओवरऑल अगर हम इस 2 साल से ऊपर का जो कार्यकाल कांग्रेस सरकार का हो चुका है, उपलब्धियों भरा इस कार्यकाल को बताया जा रहा है, गारंटियों का जिक्र भी किया जा रहा है, गारंटियों पर सवाल भी पूछे जा रहे हैं, किस तरह के कार्यकाल को आप देखते हैं इस पूरे 2 साल के कार्यकाल को? हाँ, जो विरासत में हमें जो सत्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिला, उसमें जो है कोई 75,000 करोड़ का कर्जा था। और ये जो सरकार थी पिछली भाजपा की, ये डबल इंजन की सरकार थी। उस समय इन्होंने हिमाचल की जो आर्थिकी है इसका सर्वनाश किया। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे उस समय, बहुत हल्ला करते थे, डबल इंजन की बात करते थे। उस समय इनको जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी आज की तारीख में अगर आप देखें तो उससे कई गुना ज़्यादा मिलता था। इन सब के बावजूद भी जो है उन्होंने ठीक से जो है बजट को यूटिलाइज नहीं किया। केंद्र के जो स्कीम्स हैं या उनसे कोई पैकेज जो है ले नहीं पाए, जिस कारण हिमाचल को बहुत जो आर्थिक संकट उनके कारण आज भी हमें झेलना पड़ रहा है। परंतु इन सब के बावजूद भी पिछले 2 साल में हमने अपनी सबसे बड़ी गारंटी जो हमारा ओपीएस का था उसको भी लागू किया। महिलाओं को 1,500 रुपये जो एक पात्र महिलाओं को देने के लिए भी हमने एक वचन दिया था, उसको भी हम चरणबद्ध तरीके से पूरा किया। इसी तरह से दूसरी गारंटी रोज़गार का था। रोज़गार के क्षेत्र में अगर आप देखें तो करीब करीब जो है 25,000 से लेकर हमने जो है 30,000 की नौकरियां जो है युवाओं को विभिन्न विभागों में जो है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल थे, चाहे वो रेगुलर वाले थे, या जो पेपर लीक के कारण हज़ारों नौकरियां जो आपके अदर में पड़े थे, उन सब पे फैसला करके खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो जो है थोक में जो है टीचर्स लगे हैं, उसका भी युवाओं को रोज़गार का फ़ायदा हुआ है। फिर भी आप जानते हैं कि ओपीएस के लागू करने से केंद्र सरकार ने हमारे पे कई किस्म के जो है पाबंदियाँ लगाई हैं। हमारा एक्सटर्नल बोरिंग जो है उसके ऊपर भी कैप किया है इन्होंने, उसको भी रिड्यूस करके हमें जो है परेशान करने का प्रयास किया है। 2023 में बहुत जो है बारी यहाँ पर वर्षा के कारण, बेमौसमी वर्षा के कारण एक प्राकृतिक आपदा पूरे हिमाचल के अंदर आया। उसमें भी केंद्र ने हमें जो एक एनडीआरएफ का सालाना जो एक रिलीफ मिलता है उससे एक पैसा आगे बढ़ के नहीं दिया। हालांकि 10,000 करोड़ का नुकसान का जो है मूल्यांकन केंद्र की 3 बार कमेटियां आकर करके गई, परंतु पोस्ट डिज़ास्टर का नीड जो होता है उसके ऊपर अभी तक भी कोई पैसा नहीं मिला। तो परिस्थितियां खराब रही, हमें जो है मौसम से भी परिस्थितियां रही, राजनीतिक रूप में भी अगर आप देखेंगे भाजपा ने पिछले इन्हीं दिनों में सरकार जो एक चुनी हुई सरकार को जो है गैर लोकतांत्रिक तरीके से जो है धन बल के ऊपर या जो है आप कहिए दल बदल कर प्रलोभन देकर इसको गिराने के लिए भरसक प्रयास किया, जिसमें ये सफल नहीं हुई। तो हम जो है कई किस्म की जो है आपदाओं से जूझ रहे हैं, उसके बावजूद जो है हिमाचल की कांग्रेस सरकार जनता के जो सेवा में है और जो वादे किए हैं उनको पूरा करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।
आप प्राकृतिक आपदा की बात कर रहे हैं, राजनीतिक आपदा की भी आपने बात करी कि उससे भी आपने जो है वो बाहर आप निकले और मिशन लोटस जैसी जो परिस्थितियां बनती हैं देश भर में, उससे भी आप जो है वो बाहर निकले। लेकिन उससे पहले, थोड़ा पहले के आपकी जो अभी आप गारंटियों का जिक्र कर रहे थे, कितनी गारंटियां अभी तक पूरी हो चुकी हैं? क्योंकि इसको लेकर असमंजस की स्थिति इसलिए बनी हुई है, कोई कहता है 5 गारंटियां पूरी हुई हैं, कोई कहता है 7 गारंटियां पूरी हुई हैं, और बाकी की गारंटियों का अब आगे क्या रोड मैप है सरकार के पास, कब तक पूरी होंगी? अब ये जो गारंटियां हैं ये एक चरणबद्ध तरीके से पूरी होती है, क्योंकि एक ही दिन में एक ही गारंटी पूरा करना ना तो जो है आपके एसओपीज में आता है, ना ही आप इसको कर पाएंगे। क्योंकि जो भी सिस्टम है, अब ओपीएस का है तो जो ओपीएस हमने इसको प्रिंसिपली जो है इसको लागू कर दिया है। लेकिन निगमों और बोर्डों में तो अभी तक नहीं दिया जा रहा है ये। और ये एक फेज है, जो सेकंड फेज है। बहुत सारे निगम हैं, बोर्ड्स हैं, जिनमें कईयों में पेंशनें भी नहीं थी पहले। तो इन सब बातों पे विचार करके चरणबद्ध तरीके से इनको पूरा किया जाएगा। और जो महिलाओं की बात है, पात्र महिलाओं को भी जो है हमने एक चरणबद्ध तरीके से शुरू किया है। और इसी तरह से रोज़गार आप जो है 25 से 30 हज़ार नौकरियाँ आज की तारीख में 2 साल के कम समय में हम पूरा कर पाए हैं। तो अभी 3 साल का समय है। लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे पास है। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरियां जो हैं वो 5 साल के अंदर दी जानी है। उस हिसाब से 1 साल के अंदर 1 लाख नौकरियां दी जानी थी। अब 2 साल का समय पूरा हो चुका है, 2 साल से ज़्यादा का समय हो रहा है। ऐसे में 2 लाख के करीब तो नौकरियां दी जानी चाहिए थी। अब ये सारी सरकारी नौकरियां भी तो नहीं थी, ये तो नौकरियां थी आपके। इसमें जो हमारे यहाँ दूसरे जो सरकारी नौकरियों के अलावा जो आपका जो यहाँ पर काम मिलेगा, चाहे इंडस्ट्री में मिलेगा या चाहे आपके अन्य जो भी काम यहाँ होते हैं, कृषि में, बागवानी में, सभी को लेकर है ये। तो आपके पास कोई डेटा है कि कितने लोग जो हैं वो इसके दायरे में आते हैं? क्योंकि आप 25-30 हज़ार ये नौकरियों तो की जो बात। है डायरेक्टली जो सरकारी सेवाओं में गए हैं। बाकी अगर आप कृषि, बागवानी, इन सभी को लेंगे, उद्योग को लेंगे, तो हम अपने टारगेट के नज़दीक नज़दीक जा रहे हैं। तो जो आपका घोषणा पत्र था जिसकी जिक्र कर रहे थे कि 5 लाख नौकरियां, क्या वो 5 साल में पूरी हो जाएंगी आपको लगता है? अभी तो दूसरा साल ही हमारा निकला है, तो हम तो पूरी कोशिश में है कि हम अपनी गारंटियों को पूरा कर पाए, उसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। अब जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट है, या जो आपका ये जो हमारा जीएसटी कंपनसेशन है, उन सब को ख़त्म करके हमारे जो है स्टेट्स के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है। तो इसके पीछे कहीं ये वजह तो नहीं कि जो मंत्रियों के बयान हैं या फिर जो प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार के लिए जो है वो आग उगल रहे हैं, इस बात को विपक्ष लगातार उठा रहा है कि इस तरह से अपनी इमेज अच्छी करने या मीडिया में जो है वो अच्छी पकड़ बनाने के लिए या सुर्खियां बटोरने के लिए जो है इस तरह के बयान दिए जाते हैं प्रधानमंत्री के लिए। मैं जो हमारे विपक्ष के साथियों से ये पूछना चाहता हूँ, जब इनकी डबल इंजन की सरकार थी, मौका था हिमाचल की आर्थिकी को जो है पटरी पे लाने का, बहुत कुछ ये लोग कर सकते थे, क्यों नहीं किया इन्होंने? इनका जो है जो बोलना जो डबल इंजन था, खाली कहने का था, जबकि ना तो दिल्ली की इंजन चल पड़ी, ना ही हमारी जो है यहाँ की इंजन चली, और उसी का नतीजा जो है आज हमें भुगतना पड़ रहा है। पर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा की जो नीति है, ये जो है भेदभाव की नीति है। ये उन स्टेट्स में जहाँ पर कांग्रेस या ऑपोजिशन पार्टीज की सरकारें हैं, वहाँ पर ये जो है भेदभाव कर रहे हैं। अगर ये भेदभाव नहीं कर रहे होते तो क्या कारण है कि केरल जो है सुप्रीम कोर्ट में गई है? क्या कारण है कि आपका वेस्ट बंगाल के लोग भी जो है कोर्ट में का दरवाज़ा खटखटाने की बात कर रहे हैं? तो ये सारा इसलिए हो रहा है कि एक जो सिस्टम के हिसाब से, फेडरल सिस्टम में सभी जितने भी स्टेट्स हैं, सभी इस महान देश के जो है अंग हैं। और अगर किसी एक अंग के साथ आप भेदभाव करोगे, किसी एक अंग को आप जो है कमज़ोर करोगे, तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, इसके ऊपर जो है आने वाले समय में जो है बहुत नुकसान हो सकता है। और ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिए भी, देश की एकता और अखंडता के लिए भी, और लोकतंत्र के लिए भी जो है सही नहीं है। ये एक और सवाल है कि ओपीएस और यूपीएस में अब बड़ा कंफ्यूज्ड हैं कर्मचारी, और वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि यूपीएस तो कभी मंजूर ही नहीं है। इसको लेकर प्रदर्शन भी किया जाएगा, सरकार से बात भी की जाएगी। ओपीएस आपकी गारंटी में था, यूपीएस लागू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से दूसरी बार चिट्ठी यहाँ पर लिखी गई है।
क्या कोई दबाव है इस बात में? नहीं, ये जो ओपीएस का मामला है, आप जानते हैं जो उन्होंने एनपीएस चलाया था, कर्मचारियों ने इसका भी विरोध किया एनपीएस का। और आपने जानते हैं राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, ओपीएस को बहाल किया। जैसे बीजेपी की सरकार ही आई, इन्होंने ओपीएस को फिर दोबारा समाप्त करके एक फिर नया एनपीएस के बजाय ये जो यूपीएस लाया। इसका एक बात तो ये सही हो गया कि ये भी मानते हैं कि जो एनपीएस है वो ठीक नहीं था। अगर एनपीएस ठीक था तो ये यूपीएस में क्यों आए? अब हमने तो ओपीएस लागू कर दिया है, और नेचुरली आप जानते हैं जब ओपीएस लागू किया तो उसके बाद केंद्र ने हमें कई किस्म की पाबंदियां लगानी शुरू की। तो अब जो अपना नया सिस्टम लेकर आए हैं, अभी एम्प्लॉयज़ भी उसको ठीक से समझ नहीं पाए हैं कि उसको अडॉप्ट करना है या नहीं करना है यूपीएस को। तो वो तो अभी क्या है क्या नहीं है वो तो भविष्य में पता लगेगा कि लोग इसको, जो कर्मचारी हैं, इसको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। पर हमने तो जो सारे बातों को ध्यान में रखकर ओपीएस को लागू किया, और ओपीएस के ऊपर हमारी कैबिनेट की मोहर लगी है, तो हम तो उससे बाहर नहीं है अभी। विपक्ष लगातार हमलावर है, हर चीज पर टिप्पणी करता है, लगातार आप ये बात जो है अपने बयानों के जरिए बताते रहे हैं। विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं? विपक्ष लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। अगर विपक्ष अगर सही काम करे तो सरकार को जो है वो एक किस्म से सचेत रखते हैं। परंतु हमारा जो विपक्ष है, सिर्फ बयानबाजी, सिर्फ जो है छोटे मोटे मुद्दों को उठाकर, सिर्फ जो है समोसों की राजनीति करके, कोई सकारात्मक जो है इनके तरफ से कोई राजनीति नहीं हो रही है। नकारात्मक जो राजनीति में ज़्यादा हमारे विपक्ष के साथी जो है अपनी सोच रखते हैं, और एक ढिंडोरा पिटवाना, लोगों को गुमराह करना, ये उनका मुख्य एक आज एक मुद्दा बना हुआ है। अगर ये सकारात्मक रूप से आएंगे और सरकार को जो है जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर सचेत करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल के लिए भला हो सकता है। लेकिन ये मुद्दे भी तो आप लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं ना। समोसा कांड अगर आप देखें, किस तरह से समोसे के ऊपर सीआईडी माफ कीजिए, उसकी जांच जो है वो हो जाती है, बड़े अधिकारियों के ऊपर गाज गिरने तक की बात जो है वो की जाती है, तो मुद्दा भी तो आप लोग ही दे रहे हैं ना ये। नहीं, अगर कोई मुद्दा समोसे का था, क्या ये हिमाचल के हित में था कोई? आप उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं, आप उसको एक आपने मुद्दा बना के पूरे देश में चला दिया, जबकि वो उस किस्म का मुद्दा नहीं था। अगर किसी जगह पे कोई डिसिप्लिन का काम है छोटे से डिपार्टमेंट के अंदर, उसको आप एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा बनाकर, लोगों में एक हास्य का विषय बनाकर आप किसका जो है भला कर रहे हैं बताइए? यही तो बात कह रहे हैं ना विपक्ष की, नहीं, हम जगहसाही हो रही है। नहीं, जगहसाही ये लोग करा रहे हैं। जगहसाही जब मुद्दा ही कोई नहीं था, किसी फंक्शन में अगर समोसों को ऑर्डर किया और आने में विलम्ब हो गया, तो उसके पूछना तो जो अधिकारियों का इंटरनल मामला है, उसमें गवर्नमेंट का या जो है सरकार का उसमें क्या मतलब बताइए आप, किस किस्म का कोताही कोई सरकार से हुई है या किसी किस्म की सरकार का उसमें किसी किस्म का इन्वॉल्वमेंट है? ये जो इस किस्म के मुद्दे को उठाएंगे, कहीं पानी नहीं मिल रहा है, कहीं सड़क ठीक नहीं है, कहीं बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं हो रही है, कहीं युवाओं के लिए जो है रोज़गार के प्रबंध नहीं हो रहे हैं, कहीं इंडस्ट्री की बात है, कहीं उद्योग की बात है, कहीं बागवानी की बात है, उस पर किसी पे ये बात नहीं करते हैं। तो ये जो है इस किस्म के मुद्दे उठाकर जो लोगों को केवल सिर्फ एक किस्म से जो है एक एंटरटेनमेंट कराने का कोशिश कर रहे हैं, उसकी ये जो कर रहे हैं, ये काम से आप जो है प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ है। अब केंद्र सरकार से जो हमें जो सहयोग नहीं मिल रहा है, उसकी बात क्यों नहीं करते ये? अब हमने जो है विधानसभा में जो आपदा आई, प्राकृतिक आपदा, उस समय एक प्रस्ताव लाया था कि केंद्र सरकार हिमाचल को अब जो है इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए यहाँ पर जो है प्राकृतिक आपदा का। उसमें इन्होंने सहयोग नहीं दिया। हमने केंद्र सरकार से एनक्रोचमेंट्स को लेकर कि भाई जो हमारा एफसीए का कानून है उसमें संशोधन करे। नेगी जी, चलिए आपने सारी बातें आपने बताई, सभी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि एक तरफ सनातन को आप गाली देते हैं, मंदिरों से अब पैसा मांगा जा रहा है, आखिरकार सरकार किसके भरोसे, अब भगवान भरोसे सरकार चलेगी क्या? मंदिरों में ये मेरा अपना व्यक्तिगत मैं आपके सामने विचार रखता हूँ। जी। मंदिरों में जो चढ़ावा हम देते हैं वो कोई कंडीशनल नहीं देते हम। वो मंदिर जो है वो किस भी काम में लगाने के लिए वो जो है उसमें छूट है उनको।
जो मंदिर का जो संचालन करने वाली जो कमेटी है या जो ट्रस्ट है, तो वो किसी भी मतलब जनहित में उन पैसों को खर्च करने का उनको अधिकार है, क्योंकि दानदाता जो है कोई कंडीशन नहीं लगाता है। अगर किसी अच्छे कॉज के लिए अगर आप उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पैसे को वहाँ डाला जाए, तो उसमें क्या गलती है बताइए आप। और जहाँ तक सनातन की बात करते हैं, क्या सिर्फ बीजेपी वाले ही सनातनी हैं, या जो लोग हम जो आस्था रखते हैं सनातन में, वो कोई दिखाने की चीज़ है? आस्था कोई दिखाने की चीज़ है? हमारी जो आस्था है उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह कैसे लगाते हैं? इसका मतलब साफ है कि बीजेपी के पास मुद्दा कुछ नहीं है, सिर्फ जो है धर्म के नाम पर ये लोगों को गुमराह करके, लोगों की जो है जज्बात को जो है इसके साथ खेल कर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और ये भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हमारा संविधान कहता है आप आस्था रखिए जिसमें आपको विश्वास है, पर अपनी आस्था आप किसी और पे नहीं थोप सकते। और अपने आप को ज़्यादा सनातनी कहना और दूसरों को कम सनातनी कहना, अब ये तो कहते कि जो कुंभ नहीं गए वो भी सनातनी नहीं है। अब 80 करोड़ हिंदू हैं, अगर ये मान लिया जाए योगी जी या बीजेपी की बात कि 50 करोड़ लोग वहाँ सनातनी जो है डुबकी लगाए, बाकी हम 30 करोड़ लोग जो नहीं गए, इसका मतलब क्या कहते हैं, हम लोग जो है सनातनी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हिंदुओं के अंदर भी जो है एक किस्म से दीवार खड़ा करना चाहते हैं। और किसी ने, अब अगर हम मंदिर सवेरे जाते हैं या शाम को जाते हैं या रात को जाते हैं या हम महीने में एक बार जाते हैं, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये है कि मैं अपने धर्म को किस तरह से मानता हूँ, ये मेरा निजी है। ये कौन होते हैं कि मुझे बताएंगे कि कुंभ में जाके डुबकी लगाओ? अभी मेरे पास लिस्ट है पूरा, जो जो क्या कहते हैं सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड का, जी। ये गवर्नमेंट का लिस्ट है। उन्होंने जो पानी का जो अलग अलग दिनों पर जो सैंपल लिया हुआ है, उनको अगर आप देखेंगे तो आप कोई भी वहाँ जाके डुबकी लगाना नहीं चाहेगा। लेकिन वो तो सबके सामने वो रिपोर्ट आई ना, और लोगों की तो ये धारणा है कि गंगा मैया और जो आस्था जो रखते हैं लोग, वो कह रहे हैं कि बहता हुआ पानी है, तो इस तरह से कोई तालाब या कोई झील तो कोई थी नहीं, तो बहता हुआ पानी गंदा कैसे हो ये सकता जो है? बहता हुआ ही पानी में आता है, ये अगर बहता हुआ पानी साफ है तो ये जो जितने हमारे नाले हैं, जितने सारे जिसमें हमने जो है STPs बनाए हुए, तो इनको उसमें खाली कर देना चाहिए। ये बात गलत है। हम अपनी आस्था को कोई दिखाने की चीज़ नहीं है, आस्था कोई प्रदर्शन करने की चीज़ नहीं है। हमारी आस्था है, उस पर कोई और हमारे उसके ऊपर नुक्ताचीनी नहीं कर सकता है। मैं चाहे 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाता हूँ, मैं कोई प्रसाद नहीं भी चढ़ाता हूँ, मैं जो है नतमस्तक होके अपने जो है भगवान की वो आराधना करता हूँ, या मैं फेरे लगा के करता हूँ, ये कोई मेरे पे चैलेंज नहीं कर सकता। बजट सत्र के दौरान बहुत सी चीज़ें हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार भुनाने की कोशिश कर रहा है। उनके सवालों के जवाब के लिए क्या सरकार तैयार है? किस तरह से तैयारी है? कब नहीं रहे हम, हर सेशन में हमेशा हम लोग जो है इनकी पूरी बातों का जितना क्वेश्चंस आते हैं सबका जवाब देते हैं। ये खुद ही है कि क्वेश्चन लगा देते हैं फिर वॉकआउट करके चले जाते हैं। इसका मतलब कि ये नॉन सीरियस लोग हैं। कम से कम क्वेश्चन आवर में तो बैठे, क्वेश्चन को तो सुन के जाएं। सिर्फ क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन लगाने की बात नहीं है। एक क्वेश्चन का जवाब आने में बहुत ज़्यादा समय भी लगता है, पूरा मशीनरी उसमें लगता है, और जब वो क्वेश्चन आपका वहाँ लगता है उस समय आप रहते नहीं है। और जो प्रस्ताव आप रखते हैं उन प्रस्तावों पे आप जो है चर्चा करना नहीं चाहते। आप ज़्यादातर समय जो है सदन से बार बार जाते हैं। अब आपने विधानसभा में पिछली बार देखा होगा, भ्रष्टाचार का ये लोग मुद्दा लेके आए, नियम 67, यानी क्या कहते हैं कि सारे काम छोड़ो और ये इसको लिया जाए। ये जो है उस प्रस्ताव को भी इन्होंने बड़े हल्के में लिया, प्रस्ताव लगा गए और खुद चले गए रैली अटेंड करने। तो इसका मतलब खाली लोगों को दिखाने के लिए ये कुछ प्रस्ताव लाते हैं। जैसे हाउस एडजॉर्न करने की बात की 67 में, हाउस को सारे काम छोड़ के सारे काम बंद करके उसको करना था नियम 67 का, तो वो भी उसमें भी ये जो है गंभीर नहीं रहे। तो इनका ये कहना है कि मतलब हम गंभीर हैं, तो गंभीर होकर दिखाइए ना। अच्छा, सरकार में ये बताइए आपकी
जो विधायक हैं या फिर कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, चुनाव बेशक हार चुके हैं, कई ऐसे नेता हैं, नाराज़गी क्यों है इनकी और लगातार ये बात क्यों सामने आती है कि नाराज़गी चल रही है और नाराज़ होने के कारण ही जो 6 विधायक थे वो आपसे अलग हुए और क्रॉस वोट किया, राज्यसभा बीजेपी के सांसद को जिताया और अब पार्टी भी उन्हीं की ज्वाइन कर ली। वैसे ये मुद्दा जो आपने प्रश्न किया है, ये हमारे पार्टी का आंतरिक मामला है। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो लेकिन सरकार से परेशान है सर, मतलब संगठन की बात तो चलिए वो है ही है कि कांग्रेस के नेता थे और उठ के जो है वो काफ़ी लंबा अरसा देखने के बाद कई मुख्यमंत्री देखने के बाद जो है अब दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन सरकार की भी तो थोड़ी कोई नाकामी रही होगी ना कि उनको संतुष्ट नहीं कर पाए, क्या वजह क्या आप देखते हैं? हाँ, ये जो है इस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो और भी लोग जा सकते हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि संपर्क में बहुत से लोग हैं। हर्ष महाजन मीडिया के सामने बयान देते हैं कि हमारे पास तो एक लंबी फेहरिस्त है कि मंत्री भी हमारे जो है वो बीजेपी में आने वाले हैं। नहीं, ये हर्ष महाजन तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे, पर ये इतना ज़रूर है कि जो भी कोई अंतर्कलह कहीं भी हो, उसको जो है संवाद के साथ जो है समाप्त किया जा सकता है। वो खाली कांग्रेस पार्टी में नहीं है, बीजेपी में भी अंतर्कलह है। तभी जो है आप देख रहे हैं कि इनके जो है चुनाव हो गए निचले लेवल पे, पर अभी तक जो है ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाए। अगर इनके अंदर भी सब कुछ ठीक होता तो इनका प्रदेश अध्यक्ष आज की डेट में हो जाना चाहिए था। अब वो भी जो है लगातार पोस्टपोन हो रहा है। तो मैं नहीं कहता कि सब कुछ जो है ठीक होगा, कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। आपकी पार्टी से जुड़े कुछ सवाल मेरे पास हैं, लेकिन उनमें से एक अहम सवाल मैं लेना चाहूँगा, समय हमारे पास थोड़ा कम है। इस समय कांग्रेस में संगठन कहीं नहीं है, लेकिन उसको बनाने के लिए कई तरह की अटकलें भी चल रही हैं कि खींचतान भी हो रही है, गुटबाजी भी हो रही है। आखिरकार ये संगठन कब बनेगा और अगर इसको समय रहते नहीं बनाया गया तो नुकसान क्या देखते हैं आप? क्या राय रखते हैं इस ये पर आप? ठीक है कि लंबे समय से कांग्रेस का जो है संगठन जो है मौके पे नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष के अलावा सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है, प्रदेश लेवल की कमेटी या ब्लॉक लेवल की कमेटियाँ, सबको जो है बंद कर दिया गया। अब केंद्र ने जो हमारी हाई कमांड है, उन्होंने नया जो है प्रभारी हिमाचल के लिए दिया है, श्रीमती रजनी पाटिल आई भी 2 दिन लगातार इन्होंने जो है कई सौ हमारे नेताओं से, हमारे कार्यकर्ताओं से, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से, सभी से इन्होंने फीडबैक लिया है और उन्होंने शायद प्रेस में कहा भी है कि शीघ्र से शीघ्र जो है इसका जो है गठन किया जाएगा। चलिए, आपके विभाग से जुड़ा एक मसला मेरे पास है। पटवारी कानून गो राजस्व विभाग के कई ऐसे मामले हैं, आम जनता त्रस्त है। 4000 से ज़्यादा आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हड़ताल पर हैं। कब ये हड़ताल खत्म होगी? क्या इसके लिए सरकार कोई बात कर रही है, कोई वार्तालाप हो रही है? हाँ, ये ठीक है कि पिछले 2 दिन पहले इन्होंने जो है एक मास कैजुअल लीव पे चले गए अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि हमने पटवारीज और कानून और नायब तहसीलदार का स्टेट कार्डर बनाया जी। और इसके ऊपर पहले काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद ही यह फैसला लिया। हाँ, इसमें कुछ कमियां रह सकती है या कुछ इनकी जो है असुविधाएं हो सकती है, तो उसके लिए तो हम बातचीत करने के लिए पहले भी हमने कभी मनाही नहीं की थी, परंतु बिना कोई इन्होंने हमें बताए, बिना कोई हमें नोटिस दिए, ये जो है एकदम से स्ट्राइक पे चले गए। क्योंकि ये जो कैबिनेट का फैसला काफ़ी पहले हुआ था जी। कि इसको स्टेट कार्डर बनना है, तो उस बीच में हमने इसको नोटिफाई नहीं किया। हमने कहा बीच में शायद कोई और बातचीत का रास्ता हमने रखा था, कहीं कोई और कुछ इनकी जो है मांगे हो सकती है या कोई इसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है, परंतु कूलिंग पीरियड में कोई बात हुई नहीं। तो आज मेरे पास जो है इनकी एक डेलीगेशन आई मेरे पास अभी कोई घंटा पहले, तो मेरी उनके साथ सौहार्दपूर्वक उसमें बात हुई है। मैंने उनसे कहा कि पहले आप जाके जो है काम शुरू कीजिए, पब्लिक को जो है हैरेसमेंट हो रहा है और बिना नियमों के मतलब पालन किए आप जो है छुट्टियों पे चले गए या पेन डाउन पे गए, ये नहीं होगा। एक बार आप अपने काम पे जाके ठीक करोगे, फिर हम आपके जो कुछ बचे हुए मांग है उनके ऊपर भी विचार करने के लिए तैयार है। सख्ती से बात करेंगे आप इनसे कि किस तरह से अभी आखिरकार तो आम मैंने जनता? अभी तो 1 घंटा पहले इनके साथ बड़े सौहार्दपूर्वक उससे बात किया है, देखो आगे क्या होता है। चलिए, अब आपके ही विभाग से जुड़ा, बल्कि आप जनजातीय मंत्री भी हैं, तो ऐसे में नौ तोड़ ज़मीन का एक मामला है, ये राजस्व विभाग से जुड़ा भी मामला है।
आपके इलाके के ज़्यादातर जो ऐसे पहले के जो मामले हैं वो लटके पड़े हैं। नौ तोड़ ज़मीन को लेकर राजभवन से भी आपकी तकरार जो है वो देखी गई है। अब आज के समय में लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है? कब तक इसका फैसला होगा? जनता को इसका लाभ कब मिलेगा? जहाँ तक नो तोड़ की बात करूँ तो थोड़ा सा मैं डिटेल में कहना चाहूँगा, जी, क्योंकि नो तोड़ जो है एक नियम है जी, जो 1968 में जब हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे, ये उनकी सोच थी कि जिनके पास हिमाचल में 20 बीघे से कम ज़मीन है उनको 20 बीघे तक सरकारी भूमि प्रदान की जाए। 1980 से पहले जो है यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नहीं था, और जो भी हमारा यूएफ था अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट, इसमें नो तोड़ मिलता रहा। 80 में जो है 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आ गया। इसमें उसके बाद दिक्कतें होगी कि आप नो तोड़ देना बंद हो गया, क्योंकि सारी ज़मीन जो है चाहे घासनी है चाहे कोई भी है, सबको किस्म फॉरेस्ट माना गया। एक नोटिफिकेशन के कारण भी हुआ और 1980 के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया गया हिमाचल प्रदेश में। जी, फिर भी जनजातीय क्षेत्रों में 96 तक हम नो तोड़ देते रहे। नीचे के इलाकों में गैर जनजातीय क्षेत्रों में नो तोड़ का नियम बंद है, पर ट्राइबल एरियाज के लिए ये मतलब नो तोड़ बंद नहीं किया गया था, परंतु सैंक्शन करने के लिए 1980 का एफसीए कानून अड़ंगे आ रहा था। तो 2014 में पहली बार जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, राजा साहब मुख्यमंत्री थे, मैं भी उस समय डिप्टी स्पीकर था, पहली बार हमने ये मुद्दा उठाया कि 1980 का जो कानून है एफसीए का, हिमाचल प्रदेश के जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनको शेड्यूल 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें गवर्नर को शक्तियाँ हैं कि इन इलाकों के लिए गवर्नर चाहे तो सेंटर के कानून या हमारे स्टेट के कानून जो भी बने हैं उसमें संशोधन करने का उनको प्रावधान है, उसको सस्पेंड करने का भी प्रावधान है। तो पहली बार हमने 1980 का जो एफसीए है 2014 से 16 के लिए सस्पेंड कराया। इन्हीं शक्तियों के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 के तहत गवर्नर साहब ने किया, फिर 16 से 18 तक फिर किया, और इस बीच में काफ़ी लोगों को पट्टे भी मिले, नो तोड़ की भूमि भी इनको जो है सैंक्शन किए गए। परंतु बीजेपी का समय आया 2017 के दिसंबर से 18 तक ये जो एफसीए सस्पेंड था, नो तोड़ दे सकते थे, पर जयराम जी की सरकार ने सिर्फ एक नो तोड़ पूरे जो है 2018 में दिया, बाकी सारे ठंडे बस्ते में डाल दिया। हमने उस समय आंदोलन भी किया, जी, मैं तो उस समय विपक्ष में था, हमारी किन्नौर कांग्रेस ने आंदोलन किया, हमने मिलकर फिर जयराम जी को मजबूर करके 2020 में एक साल और एफसीए को हटाने के लिए इनको बाध्य किया। उस समय के गवर्नर ने एक साल के लिए और हटाया 2020 में, परंतु फिर वही इनका नकारात्मक सोच रही, इन्होंने फिर भी मतलब नो तोड़ सैंक्शन नहीं कराए। अब पेंडिंग होते होते कोई 20,000 से ज़्यादा नो तोड़ के केस पेंडिंग है, और अभी बहुत सारे लोग हैं जो अप्लाई करने के लिए लाइन में खड़े लाइन में हैं। खड़े हैं। तो हमने जैसे ही हमारी सरकार बनी 2022 के दिसंबर में, तो हमने 2023 के जनवरी में ही जो है, जनवरी के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके माननीय गवर्नर महोदय को संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत अपनी शक्तियों को प्रयोग करने की सिफारिश की कि आप एफसीए को 2 साल के लिए कम से कम नो तोड़ ताकि दे सके, इसको सस्पेंड करें। तो गवर्नर महोदय के पास ये मामला अभी भी पेंडिंग है। 5 मरतबा मैं मिल चुका हूँ, मेरे साथ जनजातीय क्षेत्रों के प्रधान या वहाँ के जनजातीय परिषद के मेंबर्स और यहाँ तक कि हमारे विधायक गण जो हैं वो भी साथ जाके गवर्नर साहब से मिले कोई पत्राचार हो रहा है अब आप? और उनसे निवेदन किया कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करें। गवर्नर साहब कहते कि मैं इस पे विचार कर रहा हूँ। कुछ उन्होंने डिटेल्स मांगी, वो भी हमने प्रेषित कर दिया। अब आज की तारीख में अभी तक कोई भी उस पर फैसला नहीं हो पाया। अभी पिछले 3-1 हफ्ते से मैं गवर्नर साहब से मिलने के लिए समय मांगता रहा, परंतु गवर्नर साहब जो है ज़्यादातर टूर पर रहे, और बीच में जब वो यहाँ थे तो मैं खुद नहीं था, तो मैंने फिर अब दोबारा गवर्नर साहब से समय मांगना है और एक बार और जाके कोशिश करता हूँ कि अब बहुत लंबा समय हो गया, काफ़ी सतलुज का पानी बह गया है और लोग जो है परेशान हैं। आप जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्र बॉर्डर के साथ लगे हैं, बॉर्डर से लोगों का पलायन हो रहा है, ज़मीन हमारी सारी जो है वहाँ बंजर पड़ी है। चलिए, हमको समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वरिष्ठ मंत्री कांग्रेस के
जगत सिंह नेगी बहुत सी बातों पर जो है चर्चा जनता टीवी के साथ यहाँ पर की है। बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में विपक्ष के हर सवाल का एक माकूल जवाब जो है वो यहाँ पर दिए जाने की बात कह रहे हैं। केंद्र सरकार से जो मदद नहीं मिल पा रही है, जो लगातार कट किया जा रहा है, जो यहाँ की डेफिसिट ग्रांट के ऊपर अगर बात करें या फिर जो अन्य योजनाओं के लिए जो पैसा यहाँ पर दिया जाता है या फिर आपदा के लिए खास तौर पर जो पैसा यहाँ पर मिलना है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। इसके समेत राजनीतिक मसलों पर भी इन्होंने बात की है और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के साथ ही राजनीतिक आपदा जैसी परिस्थितियों का जिक्र भी जगत सिंह नेगी करते हुए नजर आए हैं। अब देखना ही होगा कि क्या हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक हलचल है बढ़ती है या फिर विपक्ष अपनी भूमिका किस तरह से निपटाएगा, किस तरह से बनाएगा, क्योंकि तल्ख जो तेवर हैं वो विपक्ष के भी देखने के लिए लगातार मिल रहे हैं। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ और अगली पेशकश में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।